नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें कौन कौन सी हैं बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। संसद के बजट सत्र में आम और जम्मू कश्मीर बजट पर चर्चा आज भी रहेगी जारी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा बजट पर चर्चा न कर जनादेश का किया अपमान। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। याचिका में बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदे में करोड़ों रुपए के घोटाले का जिक्र। खनिजों पर रॉयल्टी कर है या नहीं पर सुप्रीम फैसला आज। 9 जजों की संविधान पीठ सुनाएगी फैसला। कर्नाटक में एमयूडी घोटाले के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। विधानसभा परिषद में चर्चा की इजाजत नहीं मिलने पर कल रात से धरना किया शुरू। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जल भराव। गुजरात में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की जताई आशंका। वहीं कर्नाटक के धारवाड़ में भारी बारिश के कारण आज और कल स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। भारत आज से पेरिस ओलंपिक 2024 में अपनी अभियान की करेगा शुरुआत। उद्घाटन से पहले तीरंदाजी के व्यक्तिगत रैंकिंग राउंड में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत, भजन कौर और प्रवीण जाधव चुनौती करेंगे पेश। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं संसद के बजट सत्र को लेकर, जिसका आज चौथा दिन है। दोनों सदनों में केंद्रीय बजट पर कल शुरू हुई चर्चा आज भी आगे जारी रहेगी। इसके साथ ही दोनों ही सदनों में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बजट पर शुरू हुई चर्चा को भी आगे बढ़ाया जाएगा। दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इसके साथ ही अहम पत्रावली भी सदन के पटल पर रखी जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर सामान्य चर्चा का लोकसभा में 30 और राज्यसभा में 31 जुलाई को जवाब देंगी। कल लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से कुमारी शैलजा ने तो बीजेपी से विप्लव देव ने बजट पर चर्चा की शुरुआत की, जबकि राज्यसभा में कांग्रेस से पी चिदम्बरम, वहीं सत्ता पक्ष से राधा मोहन दास अग्रवाल ने चर्चा शुरू की। चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। के साथ साथ बाकी अध्यक्ष जी, आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है कि कोई भी सदस्य इस तरह का व्यवहार करेंगे तो उसके ऊपर में उचित कार्रवाई या उचित टिप्पणी करने का भी माननीय अध्यक्ष जी के पास अधिकार है। हम अपना सरकार की ओर से ये कहना चाहता हूं कि मैं डिटेल में नहीं कह रहा हूं, मैं यहाँ सदन में नहीं था कल, मैं राज्यसभा में गए थे, जब आया तो ये घटना हुई। पूरी बात बोलने दो उनको, पूरी बात बोलने, पूरी आप क्योंकि मैं चाहता तो मैं डिफेंड कर सकता हूं या उसको मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं इसे इतना कह रहा हूं कि हमारा जो भी मेंबर को प्रोवोक कौन किया, किसने किया, बोला, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। मैं इतना ही कह रहा हूं कि अगर सदन के अंदर में उचित वक्तव्य नहीं दिया गया है तो उसको उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर महोदय के पास है और उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर जरूर करें। तो सीधे तौर पर यहाँ संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का यही कहना था कि जिस तरीके का व्यवहार किया गया वो सही नहीं था, लेकिन अगर उस पर भी किसी को आपत्ति है, और खासतौर से लोकसभा अध्यक्ष उन्होंने जिक्र किया कि उनके पास सारी जानकारी है और कोई भी अनुचित कार्य अगर यहाँ होता है तो उस पर फिर कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के रवैये की आलोचना भी की और कहा कि पहले दिन बजट पर चर्चा न करके विपक्ष ने सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी की है। रिजिजू ने इस बात की भी निंदा की कि विपक्ष पीएम मोदी को गाली देने का काम कर रहा है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। कल विपक्ष के लोग ने बजट के बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ राजनीति की है। 2 चीजें विपक्ष के लोगों ने किया है कल। पहला तो देश का जनादेश, जनता का जनादेश को अपमान किया है और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम
विपक्ष के लोगों ने किया है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। किरेन रिजिजू ने संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते विपक्ष से फिर अपील की कि सदन में सिर्फ बजट पर बात हो। बजट सेशन, बजट पर चर्चा होना चाहिए। बताइए ना, इतना हिस्टोरिक जो बजटरी एलोकेशन हुए हैं हर सेक्टर के लिए, कैसा खर्चा करना चाहिए वो बताइए ना। विपक्ष के लोगों को ये बताना चाहिए कि इतना बड़ा बजट को खर्चा करने के लिए और क्या क्या कदम उठाना चाहिए, वो बताओ ना, सुझाव दो। सुझाव देने के लिए बजट सेशन होता है, या गाली गलौज देने के लिए बजट सेशन नहीं होते हैं। मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं, लेकिन अपील भी कर रहा हूं कि कल पहला दिन बजट में जो विपक्ष के लोगों ने हरकतें की है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। तो विपक्ष के रवैये से यहाँ खासा नाराज भी नजर आए किरेन रिजिजू, और कहा कि वो अभी भी अपील कर रहे हैं कि बजट सत्र जो है इसमें सार्थक चर्चा की जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की एवज में राजनीतिक दलों को कॉरपोरेट कंपनियों की ओर से दी गई कथित रिश्वत की एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका कैसे हो? ये कौन सी क्लास है? 9 बैठो। कितने स्टूडेंट हैं 9 क्लास में? 83, 50। चलिए, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आपके साथ मैं थोड़ा बातें करूं, क्योंकि अभी का बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत चीज़ें उनसे सीखने को सीखने का है बहुत, क्योंकि ये बच्चे साइंस युग के बच्चे, कंप्यूटर युग के बच्चे, उसके एज के हिसाब से वो ज़्यादा बड़े हैं ज्ञान में। इसीलिए मैं आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ। तो फिर बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं आऊँ, आज मुझे थोड़ा वक्त मिला आपसे मिलने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बहुत चीज़ें जानने के लिए। मैं 2-4 लोगों का नाम पूछूंगी, इससे सभी बच्चों को शायद नहीं पूछ पाऊँ। आपका नाम क्या है? वैष्णवी। अच्छा, वैष्णवी, ठीक है। यहाँ सेक्शन तो नहीं है, एक ही सेक्शन? अच्छा, आपका? अच्छा, आपका नाम क्या है? आकृति। तो मैं बॉयज को भी पूछूं, आपका नाम क्या है बेटा? अच्छा, आपका? 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 आपका नाम क्या है? मान्यता। आपका नाम क्या है? आशी। आपको क्या अच्छा लगता है पढ़ने में? मैथ। मैथ, वाह, वेरी गुड। सो मैथ से सब पीछे हटते हैं। और आपको क्या लगता है, क्या सब्जेक्ट अच्छा पसंद है? साइंस। साइंस, ओह वेरी गुड। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं? साइंटिस्ट? डॉक्टर। डॉक्टर, ओह वेरी गुड, वेरी। मैं आज ऐसे चीज़ें थोड़ा जानना चाहती हूँ आपसे कि अभी चारों तरफ पूरा वर्ल्ड के लोग, साइंटिस्ट, शासक, प्रशासक, और बहुत परेशान है। बहुत ग्लोबल समिट करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, सेमिनार करते हैं, सिंपोजियम करते हैं। एक बहुत बड़ा समस्या है, उसके बारे में आपको पता है क्या? सबसे वर्ल्ड में तो थोड़ा बहुत समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ा अभी के दौर में क्या हो सकता है? बताइए, कौन हाथ उठाइए। क्या? क्लाइमेट चेंज। ओह वेरी गुड। और बताइए। ग्लोबल वार्मिंग। और कौन हाथ उठाए थे? अब बैठिए। हाँ, और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सब ने बहुत अच्छा दिए।
आंसर दिए कि ग्लोबल वार्मिंग या पर्यावरण प्रदूषण। ये आपका मौसम कितना है, सीजन कितना सीजन है? हमको जो पढ़ाया गया था 6 सीजन, लेकिन हम कितने अनुभव करते हैं? जिन 4 या जन ज्यादा से ज्यादा 3 को क्या क्या हो सकता है? रेनी, ये 3 को ज्यादा हम फील करते हैं ना। लेकिन सबसे ज्यादा उनमें से, उन 3 में से भी ज्यादा क्यों, कौन सी सीजन को हम? समर। इसका प्रभाव क्यों है? ग्लोबल वार्मिंग का, कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही आज और समर सीजन का हम ज़्यादा फील करते हैं और ज़्यादा दिन तो हम फील करते हैं। जनरली सीजन 6 होता है तो एक सीजन 2 मंथ होना चाहिए, नहीं ना, 2 मंथ होना चाहिए, लेकिन अभी समर सीजन को हम ज़्यादा फील करते हैं बहुत लंबा, तो क्योंकि दिन ब दिन गर्मी ज़्यादा हो रहा है। और ये प्रभाव केवल मनुष्यों को नहीं, पूरा जीव जंतु, पशु पक्षी, वृक्ष, सभी को ये अनुभव होता है, फील होता है। और इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? इसका प्रदूषण को, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। फिर व्हीकल्स का कम यूज करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मैम, सिंगल यूज प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए। पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए। वेरी गुड, सबने बहुत अच्छा आंसर दिया, क्योंकि बच्चे भी जानते हैं पर्यावरण का आज कितना प्रदूषित हो रहा है, और उसको रोकने के लिए तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। जो जंगल है ना, जंगल को भी संरक्षण करना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए, सिक्योर करना चाहिए, और जल संरक्षण भी करना चाहिए। जल संरक्षण, क्योंकि बारिश नहीं होने की वजह से ये, क्योंकि पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग के कारण कहीं कहीं पे ज़्यादा रेन, ज़्यादा बारिश होता है, कहीं कहीं पे कम होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता है, सूखा होता है। इसीलिए हम लोगों को जल संरक्षण भी करना चाहिए। जल संरक्षण के लिए 3R क्या का पालन करना चाहिए? 3R क्या क्या? वाह, वेरी गुड, ये करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। क्योंकि हम जो कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि जागरूकता नहीं होने के कारण टैप को भी खोल देते हैं, खोल के छोड़ देते हैं, तो पानी वेस्ट होता है। कभी कभी हम इतने ज़रूरत से ज़्यादा नहाने के टाइम शावर खोल दो, ज़रूरत से ज़्यादा नहा लो, ज़रूरत से ज़्यादा पानी को हम बर्बाद करते हैं। और कभी कभी हम पीने का पानी में भी हाथ धो लेते हैं, कभी कभी पीने के पानी में हम बर्तन साफ कर लेते हैं, तो फिर वो पीने का पानी पीने में ही यूज होना चाहिए, बाकी धोने के लिए या हाथ धोने के लिए या बर्तन साफ के लिए उसको। और बहुत से ज़्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग पीट बनाना चाहिए। आप लोग बनाए हैं कहीं कहीं घर पे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमने राष्ट्रपति भवन में भी बहुत ज़्यादा रेन हार्वेस्टिंग पीट बनाया गया है, और कोई अपने घर पे बनाया गया है तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिसके घर पे नहीं है तो फिर वो बनाना चाहिए, क्योंकि हम उसको हम पेड़ पौधों पे लगा सकते हैं और वार्मिंग को थोड़ा वो कम हो जाएगा पानी रहने से, है ना। और इस चीज़ को करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे डे मनाते हैं, फादर्स डे, मदर्स डे, चिल्ड्रंस डे, है ना, बहुत सारे डे मनाते हैं। इसीलिए जल डे
वाटर डे भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है पता है? 22 मार्च। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्योंकि जैसे कि मदर्स डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है मदर्स डे? क्यों मनाते हैं? मैम उन्होंने ही हमें बॉर्न किया है मैम, उनकी वजह से ही हम यहाँ पे हैं। जी वेरी गुड, बॉर्न किया है, हम लोगों को छोटे से बड़ा करने में उसके बहुत केयर लिए हैं। इसी के वजह से आज जो कपड़ा आप पहन के आते हैं उन्होंने प्रेस करके दिए हैं, खाना बना के दिए हैं। जो हम बीमार पड़ जाते हैं तो वहाँ रात भर वो जगते रहते हैं, है ना, बहुत सारे केयर लेते हैं। ऐसे ही और एक पर्यावरण से रिलेटेड और एक दिवस मनाया जाता है, वो एक पृथ्वी दिवस। पता है? बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये बच्चे तो मैं पहले से मैंने सोचा कि ये बच्चे जानते नहीं होंगे, इसीलिए मुझे बहुत जानकारी है। मैं इसका एज के हिसाब से, क्लास के हिसाब से ये लोग बहुत बड़े हैं। वर्ल्ड के बारे में ये लोगों को, वर्ल्ड जो वार्मिंग जो हो रहा है उसके बारे में, आजकल ग्लोबल वार्मिंग के बारे में इन लोगों को बहुत ज़्यादा पता है। कोई तो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं। अभी से वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ज्ञान अपने अंदर भरे, तो कोई भी क्वेश्चन आए दुनिया के आए, हम उसको, आजकल बच्चे कहते हैं कि उसको हम क्या कर लेंगे, एक्सेल कर लेंगे, या आजकल तो बच्चे का तो फाड़ लेंगे। और बच्चे ये और एक भी पर्यावरण के संबंधित हम दिवस मनाते हैं। और क्या है पर्यावरण दिवस? क्या है उसको? 5 जून। इसीलिए बच्चे, मुझे लगता है, और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने, ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये कोई तो ऑटोमेटिक हो रहा है, कोई मनुष्यकृत होता है, मनुष्यकृत होता है या मानव द्वारा, हम लोगों को द्वारा होता है। क्या होता है? हम लोग क्या क्या, इसीलिए जो ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, मानव समाज द्वारा भी होता है। क्या बता? मैम जैसे कि फैक्ट्रीज के अंदर से धुआं निकलता है, तो मैम उसकी वजह से जो मैम हमारा पर्यावरण है वो मैम उसका मैम टेम्परेचर बढ़ता है, इस वजह से मैम भी मैम ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक, आप? मैम जितने भी गैसेस आते हैं हार्मफुल, वो एक तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाते हैं और वो स्पेस में नहीं जा पाते, तो सारी हीट हमारे अर्थ में ही आ जाती है। और कौन हो बताइए? मैम लगातार मनुष्य पेड़ काटते जा रहा है, जिससे भी मैम पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पा रहा है, जो उससे वो अपना फूड बनाती है फोटोसिंथेसिस से, और मैम कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है और ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है। और क्या है? ले लो माइक, ले लो। मैम आजकल एसी का यूज बहुत ज्यादा हो गया है, इस वजह से हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। वेरी गुड। इसके बाद कौन? इसको दे दो माइक। मैम लोग व्हीकल्स का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं जो प्रदूषण फैला रहे हैं। सभी आंसर करेक्ट है, क्योंकि पेड़ हम जरूरत से ज्यादा काटते हैं पेड़ को, और उद्योग लगाते हैं। उद्योग तो लगाना जरूरी है, लेकिन उसके लिए पोल्यूशन ना हो, इसके लिए भी प्रावधान करना चाहिए। इंडस्ट्री होना चाहिए, लेकिन पोल्यूशन कैसे ज़्यादा, कम से कम हो या ना हो, इसके लिए भी प्रावधान पहले करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? घर पे हम एसी लगाते हैं, फिर रेफ्रिजरेटर हम यूज करते हैं, इससे भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। इसलिए इसको कम करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, और हर चीज़ को कम से कम यूज करना चाहिए, और जंगल को संरक्षण करना चाहिए, जंगल सुरक्षित रखना चाहिए, फिर जल संरक्षण भी करना चाहिए, वायु भी प्रदूषण
कम से कम करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मैं तो गांव में थी। दिल्ली में जो मैं आई तो सब मास्क लगा के घूम रहे, क्योंकि इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए, सभी मानव संपदा को प्रयास करना चाहिए। मुझे लगता है तुम फ्यूचर के देश के भविष्य हो, तो इतने सारे अवेयरनेस, इतने सारे संवेदनशीलता होना चाहिए। और इन फ्यूचर मुझे लगता है ग्लोबल वार्मिंग को कुछ हद तक हम रोक पाएंगे, और उसके लिए तो हम लोगों को ही झेलना पड़ता है, हम लोगों को ही परेशान होना पड़ता है। इसीलिए इससे बचने के लिए हमको ये सब चीज़ें करना चाहिए, खुद करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा मैसेज दिए है कि माँ के नाम एक पेड़ लगाना चाहिए। मुझे लगता है टाउनशिप में इतने स्पेसेस नहीं है होगा, लेकिन जिनके घर के अंदर या बाउंड्री के अंदर ऐसे कोई स्पेस है, तो वहाँ माँ के नाम एक पेड़ लगाना चाहिए और उसको ग्रो करने में उसको केयर लेना चाहिए और इसको बड़ा करना चाहिए। और आप तो कहीं कहीं कभी कभी जाते हैं, दोस्त के यहाँ कहीं पे जाते हैं, तो पेड़ लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। और कभी कभी अपने बर्थडे पे हम केक काटते हैं, ये वो करते हैं, बहुत सारे मस्ती करते हैं। बर्थडे भी हर साल एक एक पेड़ लगाना चाहिए। लगाना चाहिए कि नहीं? लगना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से। मैं इसी के तहत में एक थोड़ा छोटी से मेरे जो बचपन में हम क्या क्या करते थे, क्या मैंने देखा है, क्या मैंने सीखा है, इस चीज़ को मैं बताऊंगी। मैं गांव में रहने वाली थी। जब छोटी थी क्लास 7 तक मैं गांव में पढ़ती थी, तो उस टाइम अभी जैसे गैस से तुम लोग खाना बनाते हैं, हम लोग सब गैस में खाना बनाते हैं, लेकिन उन दिनों गैस नहीं था। उन दिनों लकड़ी से ही हम खाना बनाते थे, या कोई भी ऐसे बनाना चाहे तो फिर उसी चीज़ से ही बना दे। और हम लोगों के गांव के नज़दीक में ही जंगल था। जंगल सूखा लकड़ी मेरे माता पिता चुन के लाते थे, लेकिन कभी कभी वो मोटा होता था, बड़ा होता था, तो कभी कभी उसको काटना पड़ता था। तो मेरे पिताजी को मैंने देखा, बहुत दिन से मैं नोटिस किया, जो पहले चोट वो लकड़ी को देते थे, उसके पहले उसको नमन करते थे। मैंने बोली हम लोगों के सोसाइटी में पेड़ को हम पूजा करते हैं, क्योंकि हम पेड़ को इसीलिए पूजा करते हैं, वहाँ सोसाइटी में मानते हैं कि ये पेड़ हम लोगों का पूर्वज है, हम लोगों को आशीर्वाद देता है। क्योंकि ये तो अभी साइंस के युग हो गए, ऑक्सीजन देता है, फल देते हैं, फूल देते हैं, बहुत चीज़ें वहाँ से हम लोगों को कपड़ा भी मिलता है, हर चीज़, खाद्य वस्त्र वासगृह, हर चीज़ हमको मिलता है। लेकिन उन दिनों उस चीज़ को नहीं था, इस चीज़ के ज्ञान नहीं था, तो कहते पूर्वज ये हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं, इनके कारण हम दुनिया में है, इसीलिए पूजा करते थे। बोले जीवंत पेड़ को तो हम पूजा करते थे तो ठीक है, लेकिन मेरे पिताजी सूखा जो लकड़ी को क्यों नमन करते? मैंने एक दिन पूछा कि पिताजी आप ये तो सूखा लकड़ी है, इसको आप नमन क्यों करते हैं? उन्होंने बोले मैं क्षमा याचना करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है लकड़ी के अलावा। और आप सूख गए, हम जिंदगी भर हम लोगों का सेवा किए, लेकिन अभी भी हम लोगों के लिए ही यूज करने के लिए आपको काट रहे हैं, लेकिन हम लोगों को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं। ये तो पेड़ के बारे में, लेकिन धरती को भी हम चोट नहीं लगाते थे। जो मेरे पिताजी फावड़ा लेकर खेत में जाते थे, पहली चोट लगाने से पहले उसको धरती को नमन करते थे। मैंने बोले आप धरती को क्यों नमन करते हैं? उन्होंने बोले ये धरती हम लोगों का माँ है, धरती है इसीलिए हम है, हम लोगों को हर चीज़ देते हैं। धरती है तो हम हवा है, पानी है, खाद्य है, वस्त्र है, हर चीज़ है, इसीलिए उसको हम धरती माता भी कहते हैं ना। लेकिन धरती के ऊपर कितने जीव जंतु, पेड़ पौधा ये होए, लेकिन धरती के अंदर भी इतने बहुत सारे जीव जंतु, कीटाणु, जीवाणु होते हैं। हम जो चोट में लगाऊंगी ना, और चोट बजने लगने से बहुत सारे जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसीलिए मैं धरती माता को मैं
क्षमा मांगती हूँ। माँ, ये ज़रूरत है मेरे लिए, इसीलिए मैं थोड़ा आवश्यकता अनुसार आपको मैं चोट पहुँचा रही हूँ, इसीलिए मैं क्षमा मांगती हूँ। पहले चोट मारने से, लगाने से पहले उसको नमन करते थे। इसीलिए ये संवेदनशीलता, ये प्यार, ये चीज़ सबके अंदर रहना चाहिए। जिस चीज़ के को हम आघात पहुंचा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रहे हैं, अभी मैं डिस्क्राइब करना नहीं चाहती, आप लोग बहुत जानते हैं। बहुत सारे चीज़ें, धरती माता को हम चोट पहुंचा रहे हैं, कहाँ कहाँ ब्लास्टिंग हो रहा है, कहाँ कहाँ बेवजह जितना पेड़ चाहिए, रिक्वायरमेंट के अनुसार मुझे 2 पेड़ चाहिए, 1 पेड़ तो मैं 200 पेड़ काट लेना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं। 200 पेड़ में काट रहे हो तो मुझे 500 या 5000 पेड़ लगाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। इसलिए संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं होगा तो हम कहाँ होंगे? हम तो नहीं रहेंगे, जीव जगत नहीं रहेंगे, प्राणी जगत, उद्भिद जगत, कोई भी नहीं रहेगा। इसीलिए मुझे लगता है आप जो बड़े होंगे, और मुझे लगता है इसी चीज़ को खुद के अंदर केवल नहीं रह करके दूसरों के ज्ञान को दूसरों को भी देना चाहिए। कभी किसी को टेप खोलते हुए देखे तो अरे ऐसे नहीं करना चाहिए, कभी किसी को पेड़ काटने के लिए देखे तो क्यों काट रहे हैं पूछना चाहिए, और नहीं काटने के लिए उसको एडवाइस देना चाहिए, है ना। मुझे आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और इतने सारे चीज़ें मुझे सीखने को मिला, मुझे जानकारी मिला। और आज 9 क्लास के बच्चे इतने टैलेंटेड है, मुझे लगता है ये जो आगे बढ़ेंगे देश का जरूर परिवर्तन है हुआ होगा, ये जो ग्लोबल वार्मिंग जरूर कम होगा, ये मेरा विश्वास है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा लगा मुझे, बहुत बच्चे ने एक पेंटिंग बनाया। अच्छा, बच्चों के साथ एक फोटो उठाओ इधर से, आप यहाँ पे आ जाएंगे, हम यहाँ से। हाँ, उधर से मैं बीच में आ जाऊँ। तो सीधी तस्वीरें आपने देखी और देखा यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, जो कि बतौर शिक्षिका जो कक्षा 9 के छात्र थे उनसे बात कर रही थी। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में केंद्रीय विद्यालय, उसकी कक्षा 9, जहाँ पर उन्होंने जो बच्चे थे उनसे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानकारी ली, कितनी जानकारी जो बच्चे हैं वो रखते हैं, किस तरीके से पर्यावरण को हम बचाने के लिए मुहिम चला सकते हैं, पेड़ पौधे जो हैं उनका कितना ख्याल हमें रखना चाहिए, उनसे हमें क्या कुछ प्राप्त हो रहा है, तमाम बातों का जो महत्व है उन्होंने बच्चों को समझाया और उनसे जाना भी, और उसके साथ साथ अपने बचपन के अनुभव उन्होंने साझा किए और बताया कि कैसे जो पेड़ थे उनको पूर्वज हम मानते थे और उनको पूजा जाता था, धरती माँ को पूजा जाता था। और आज भी वही समय है, क्योंकि जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन की बात की जाए, ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाए, तो उनको देखते हुए ज़रूरी कि इस दिशा में हम सभी मिलकर प्रयास करें। और साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पहल है एक पेड़ माँ के नाम, उसका भी जिक्र किया और तमाम जो बच्चे थे यहाँ पे, छात्र छात्राएँ, उन्हें जागरूक भी किया। कहा कि आप भी जो पेड़ हैं वो लगाएं, अपने जन्मदिन के दिन आप एक पेड़ लगाएं और उसके साथ साथ कोशिश करें कि आप कभी भी कोई पेड़ अगर कोई काट रहा है तो उसे रोकें, उसको टोकें और उससे ऐसा ना करने को कहें, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं इनके ज़रिए हमारा जो जीवन है वो चल रहा है। और यही जो बात है लगातार उन्होंने बताया कि उनको बचपन में भी बताई गई थी और वो कोशिश यही करती हैं। ये तमाम जो बातें हैं आज के बच्चे जो उनको जानकारी दे रहे हैं, ये बच्चे भी बड़े होकर आगे इस जानकारी को बढ़ाएं, इस ज्ञान को बढ़ाएं, जिससे हर कोई यहाँ पे जागरूक हो सके पर्यावरण को लेकर। और ख़ासतौर से जब हम प्राकृतिक संसाधनों की बात करते हैं तो उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि जो पानी है वो कितना मूल्यवान है, उसका महत्व हम सभी को समझना चाहिए। हमारी जो रोज़मर्रा की आवश्यकताएं हैं उनको देखते हुए पानी की जो बचत है हमें अपने स्तर पर करनी चाहिए और तभी मिलकर शायद जल संरक्षण की एक जो मुहिम है उसकी हम शुरुआत कर सकते हैं। इन तमाम बच्चों से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुखातिब हुई, उनसे बातचीत उन्होंने की और साथ ही साथ एक बतौर शिक्षिका अगर देखा जाए, क्योंकि कक्षा में पहुंचकर हमने देखा कैसे बच्चों से उन्होंने घुलने मिलने की कोशिश की, उनसे नाम भी जाने और क्या उनकी महत्वाकांक्षाएँ हैं। यानी ये जो बच्चे हैं अभी फ़िलहाल 9वीं कक्षा के थे, लेकिन आने वाले समय में भविष्य में ये बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं
वो भी उन्होंने पहले उनसे जानने की कोशिश की। तो इन बच्चों में हमने सुना कि कोई जो है वो डॉक्टर बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है। बच्चे हैं, उन्होंने अपनी बातें भी यहाँ पर रखी। लेकिन इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण संदेश राष्ट्रपति ने तमाम छात्रों को भी दिया कि कैसे जो पृथ्वी है इसका ख्याल हमें रखना चाहिए। धरती हमारी माँ है और उतना ख्याल जितना हम अपनी माँ का रखते हैं, इस धरती का, इस पृथ्वी का उतना ख्याल हमें रखना चाहिए। साथ ही साथ जो तमाम हमारी प्राकृतिक संपदाएं हैं, जो खासतौर से प्राकृतिक संसाधन हैं, स्रोत हैं, उनका विशेष तौर पर हमें ख्याल रखना होगा। तभी इस तरीके से जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी तमाम जो बड़ी चुनौतियां हमारे यहाँ सामने हैं उनका समाधान हो सकता है। और एक सवाल में उन्होंने बच्चों से ये भी पूछा कि किस तरीके से जो मौसम है वो कितने हैं। बच्चों ने उसके जवाब भी दिए और बताया कि पहले 6 होते थे, लेकिन आज के समय में जो गर्मी है वो ज़्यादा, और उसकी वजह उन्होंने बताई। और काफ़ी वो खुश हुई इन बच्चों से तमाम जानकारी लेकर। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खासतौर से अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर, तो आज सुप्रीम कोर्ट में खनिजों पर देय रॉयल्टी खान और खनिज विकास एवं विनिमय अधिनियम 1957 के तहत पर कर दिया जाना चाहिए या नहीं, इस पर फैसला सुनाया जाएगा। संविधान पीठ फैसला सुनाएगी कि खदान पट्टेधारकों द्वारा खनिज भूमि मालिकों को दी जाने वाली रॉयल्टी क्या एक तरह का टैक्स है। अगर ये टैक्स यानी कर है तो इसे वसूलने का अधिकार किसके पास है, केंद्र या राज्य सरकारों के पास। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने विभिन्न राज्यों, खनन कंपनियों और पीएसयू की 86 याचिकाओं पर 8 दिनों तक सुनवाई के बाद 14 मार्च को फैसला सुरक्षित रखा था। दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। 12 जुलाई को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई थी। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले पर सुनवाई की थी। इससे पहले 17 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और अंतरिम जमानत की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। करीब 2.5 घंटे तक चली बहस के बाद कोर्ट ने कहा था कि जमानत याचिका पर सुनवाई 29 जुलाई को करेंगे। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद राउस एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में भेज दिया था। उनके खिलाफ दूसरा मामला सीबीआई का है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता की राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद इन सब की राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। तो काफी महत्वपूर्ण ये आज इन तीनों की जो पेशी है, मनीष सिसोदिया और उसके साथ साथ बीआरएस से की कविता, जिनकी आज पेशी होनी है। वहीं आम आदमी पार्टी को कार्यालय स्थान के आवंटन पर केंद्र द्वारा निर्णय लेने की समय सीमा आज खत्म हो रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होने के कारण आम आदमी पार्टी को कार्यालय भूमि आवंटित करने पर निर्णय लेने के लिए 25 जुलाई तक का समय दिया था। 5 जून को हाईकोर्ट ने इस मामले में आपके अनुरोध पर निर्णय लेने के लिए केंद्र को 6 सप्ताह का समय दिया था। सुनवाई के दौरान आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के संपदा निदेशालय ने अदालत से 4 सप्ताह का और समय देने का अनुरोध किया था। निदेशालय ने कहा था कि वह नवनिर्वाचित सांसदों को आवास आवंटित करने के कार्य में व्यस्त हैं। पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा था कि कार्यालय स्थान आवंटन मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए निदेशालय को पर्याप्त समय दिया गया है और 4 सप्ताह का और विस्तार नहीं दिया जा सकता। हालांकि पीठ ने मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए समय अवधि 25 जुलाई तक बढ़ा दी थी। और देश के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन की आज शुरुआत हो गई। भारतीय जनसंचार संस्थान के आइजोल स्थित कैंपस में शुरू हुआ 500वें कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया। इस मौके पर मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा भी मौजूद रहे। उन्होंने केंद्र सरकार के इस प्रयास के लिए धन्यवाद दिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो स्टेशन अवार्ड का ऐलान भी किया। गुरुवार को देश के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन की शुरुआत हो गई। भारतीय जनसंचार संस्थान के आइजोल स्थित कैंपस में शुरू हुआ 500वां कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया।
इस मौके पर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि लोकल स्तर पर किसानों, वैज्ञानिकों को शामिल करके स्थानीय लोगों के लाभ के लिए कई बड़े प्रयोग इस सामुदायिक रेडियो स्टेशन के द्वारा किए जा सकते हैं। This initiative will bring a very significant and substantive change in the lives of the people who are covered under this radio station's coverage area. I'll request Honorable Chief Minister Sir to associate local groups, local cultural groups, local student groups who can come to this radio station, develop their own programs and make this a really community radio. आइजोल के IIMC कैंपस में शुरू हुआ अपना रेडियो आइजोल 90.0 FM की शुरुआत के मौके पर सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थानीय भाषा में लोगों को जागरूक करने का बहुत ही सशक्त माध्यम है। सरकार जल्द ही देश में 750 सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोलने के लक्ष्य को लेकर चल रही है। The community radio plays a crucial role to communications contents to the common people, those who not reachable area, and as well as the community radios playing a major role while the disaster time, cyclone time, particularly the coastal area, for alertment of the fishermen. For achievement, last year we fixed we will be reach 750 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। IIMC आइजोल के कैंपस में खुला 500वां कम्युनिटी रेडियो स्टेशन मिजोरम का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। इस मौके पर मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दोहोमा भी मौजूद रहे। उन्होंने केंद्र सरकार के इस प्रयास के लिए धन्यवाद दिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो स्टेशन अवार्ड का भी ऐलान किया, जिसके तहत 4 अलग-अलग श्रेणियों में 12 रेडियो स्टेशन को पुरस्कार मिला है। कार्यक्रम में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू, अतिरिक्त सचिव नीरजा शेखर, भारतीय जनसंचार संस्थान की वाइस चांसलर डॉक्टर अनुपमा भटनागर सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। मनोनीत सांसद सतनाम सिंह संधू भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की। दल बदल विरोधी कानून के तहत मनोनीत सांसद राज्यसभा में मनोनयन के 6 महीने के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं। संधू 30 जनवरी को मनोनीत हुए थे, लेकिन इसी के साथ राज्यसभा में भाजपा सांसदों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। सतनाम संधू चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। किसान के बेटे सतनाम सिंह संधू ने अपनी लगन के दम पर टॉप शिक्षाविद की पहचान हासिल की। इसी महीने केंद्र की ओर से नामित 4 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो गया था। इसके बाद राज्यसभा में भाजपा की संख्या घटकर 86 हो गई थी। और बात करते हैं कर्नाटका की, जहां पर सियासी पारा जो है वो काफ़ी चढ़ा हुआ है। यहां बीजेपी ने सरकार के खिलाफ MUDA घोटाले को लेकर मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी विधायकों ने कल पूरी रात विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी MUDA के फर्जी ज़मीन आवंटन मामले में चर्चा होनी चाहिए। बुधवार को विपक्ष ने स्पीकर के सामने ये मांग रखी, लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कराई गई। दरअसल ज़मीन हासिल करने वालों में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती भी शामिल हैं। विधानमंडल का सत्र शुक्रवार को समाप्त हो जाएगा। विधानसभा में विपक्ष का कहना है कि मुरा घोटाले में 4000 करोड़ रुपए की लूट के बारे में स्थगन प्रस्ताव लेकर आए तो सरकार डर गई और चर्चा से भाग रही है। बीजेपी का कहना है कि इस मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया सदन में जवाब दें। मुड़ा हगरण वोट 3-4 हजार कोटी का हगरण हुआ है, जनता में चर्चा हो रही है। इसीलिए आप हमको इस पर चर्चा करने के लिए हम लोग ने टाइम मांगा था, स्पीकर ने हमने टाइम दिया नहीं, इसीलिए हम लोग ने ये धरना चालू किया है। आज भी हम जब तक असेंबली चलेगी तब तक हमारा धरना चालू रहेगा। आज भी हम धरना करेंगे, आज भी हम स्पीकर के मांगे डिमांड करेंगे, चर्चा करें और मुख्यमंत्री रिप्लाई दे। बड़ा घोटाला करने के बाद भी ये लोग ऐसा कर रहे, कुछ हुआ ही नहीं ऐसा लग रहा है। ऐसा सोचने के लिए भी ये लोग कर रहे हैं, लेकिन डिस्कशन इतना तो पता चल चुका है पूरा कर्नाटक राज्य और पूरा देश के लोगों को, ये लोग डिस्कशन करने के लिए भी रेडी नहीं है। तो ये तो पता चलता है ये तो घोटाला 100% कर दिया है। आने वाले दिन में आज भी हम धरना के ऊपर रहेंगे। जो अभी जो मोढ़ा का एक 4000 करोड़ का एक बहुत
घोटाला है। येडियुरप्पा जब सीएम था उन्होंने पूरा इनको ये किया, रेगुलराइज किया, ऐसा उनका बयान है। हम चाहते हैं सभी का जो ये हुआ घोटाला हुआ है, जब येडियुरप्पा का ज़माने में, सिद्धरामैया के ज़माने में, बम्माई का ज़माने में, जो भी है सबका भंडाफोड़ होना चाहिए। मोड़ा इश्यू से सिद्धरामैया जी का पॉलिटिकल करियर अंत होगा। लोगों को मालूम है क्या हो गया है, क्या हकीकत है, कैसे ये लोग इतना बड़ा घोटाला में सीएम और उनका फैमिली ने इन्वॉल्व हुआ करके पूरा मालूम हुआ है। सो अपने आप उनको रिजिग्नेशन देना पड़ेगा। से मोड़ा घोटाला में खुद मुख्यमंत्री का परिवार लग गया है। ये घोटाला बाहर नहीं आना चाहिए उनके लिए, उसके वास्ते बहुत कष्ट उठा रहा है। से मैं समझता हूँ आज भी वो डिस्कशन के लिए तैयार नहीं है। ये सरकार भी पूरे चीफ मिनिस्टर को, उनका फैमिली को मदद करने के लिए लग गया है, उसके वास्ते डिस्कशन के लिए वो तैयार नहीं है। मगर ये कम से कम 5,000 करोड़ और घोटाला है, उसके वास्ते ये बहुत बड़ा ये होता है। कानून सबको भी एक ही होता है, मगर वो सिद्धरामैया समझ नहीं रहे, उसके वास्ते धरना किए। तो लगातार ये जो प्रदर्शन है जारी है बीजेपी का वहाँ की सरकार के खिलाफ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात अगर की जाए, दरअसल बांग्लादेश ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर विरोध जताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल ममता ने कहा था कि वह हिंसाग्रस्त बांग्लादेश से आने वाले असहाय लोगों को पश्चिम बंगाल में आश्रय देंगी। इस मामले को देखते हुए अब बांग्लादेश सरकार ने भारत सरकार को एक नोट भेजा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने कहा कि ममता बनर्जी की टिप्पणी से भ्रम पैदा हो सकता है और लोग गुमराह हो सकते हैं। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ बांग्लादेश की एक रिपोर्ट के अनुसार हसन महमूद ने कहा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रति पूरे सम्मान के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, हमारे बीच गहरे संबंध हैं, लेकिन उनकी टिप्पणियों ने कुछ हद तक भ्रम पैदा किया है और इससे लोगों के गुमराह होने की गुंजाइश है। ममता बनर्जी का ये बयान कोलकाता में टीएमसी की वार्षिक शहीद दिवस रैली को संबोधित करने के एक दिन बाद आया है। इसमें उन्होंने बांग्लादेश के लोगों को आश्रय देने की पेशकश की थी। दरअसल बांग्लादेश में इस समय सिविल सेवाओं में आरक्षण के खिलाफ छात्रों के नेतृत्व में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं भारत और ब्रिटेन ने महत्वपूर्ण खनिजों, स्वच्छ ऊर्जा, दूरसंचार, सेमीकंडक्टर और नवीन प्रौद्योगिकियों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक नया दृष्टिकोण निर्धारित करते हुए एक व्यापक प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल TSI को अंतिम रूप दिया है। इसका व्यापक उद्देश्य दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को आगे ले जाना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और ब्रिटेन के उनके समकक्ष डेविड लेमी के बीच व्यापक वार्ता के बाद यूके भारत प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल के बारे में जानकारी दी गई। दोनों पक्षों ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत को गति देने पर भी विचार विमर्श किया। वार्ता में व्यापार, रक्षा एवं सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल क्षेत्र समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। TSI के तहत भारत और ब्रिटेन दूरसंचार, महत्वपूर्ण खनिजों, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, क्वांटम, जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी तथा उन्नत सामग्री के क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। TSI का समन्वय और निगरानी दोनों देशों के NSA द्वारा किया जाएगा और डेप्यूटी NSA स्तर पर अर्धवार्षिक आधार पर संयुक्त समीक्षा तंत्र आयोजित किया जाएगा। लेमी मुख्य रूप से व्यापार, रक्षा और सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, नई प्रौद्योगिकियों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच समग्र साझेदारी को स्थापित करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। लेमी ने कहा कि भारत 21वीं सदी की उभरती हुई महाशक्ति है। 1.4 अरब लोगों के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जो यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें उत्तर प्रदेश से। दरअसल यहाँ पुलिस भर्ती को लेकर नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को होगी सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा।
जो कि पहले रद्द की गई थी पेपर लीक के चलते। करीब 60,244 पदों पर पुलिस ने सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा की जाएगी, जिसकी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। रोजाना 2 पालियों में यानी 2 शिफ्ट में ये परीक्षा होगी। और इस पर और ताज़ा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता विकास सिंह का। विकास, क्या ताज़ा जानकारी मिल पा रही है? तारीखों का ऐलान हो चुका है? बिल्कुल, तारीखों का ऐलान हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए 60,244 पदों पर जो भर्ती होनी है, इसकी लिखित परीक्षा की तारीखें आ गई हैं। 23, 24, 25 अगस्त एवं 30 और 31 अगस्त को यह परीक्षाएं की जाएंगी। ये परीक्षाएं 2 पाली में कराई जाएंगी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब इस परीक्षा को निरस्त किया गया था, उन्होंने ये निर्देश दिया था कि 6 माह के अंदर ये परीक्षाएं दोबारा कराई जाएंगी और इन सभी परीक्षार्थियों को निःशुल्क जो है ये परीक्षाएं दोबारा कराई जाएंगी। और इस बार भी जो निर्देश दिया है कि इन परीक्षार्थियों के लिए उत्तर प्रदेश में इन तारीखों पर निःशुल्क बस सेवा भी दी जाएगी। इससे पूर्व आपको बता देना चाहूंगा कि इस परीक्षा के संदर्भ में इस बार कई निर्णय लिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं। चाहे जो परीक्षा केंद्रों का चयन हो, चाहे परीक्षार्थियों का सत्यापन हो, छद्म निरूपण लोगों को रोके जाने हो तो व्यवस्था हो, इस संबंध में 19 जून को निर्देश जारी किए जा चुके थे। इसके साथ ही साथ एक और बड़ा कदम उठाया गया था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 को लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत फिर कोई परीक्षा होती है, इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है, इसमें आजीवन कारावास से लेकर 1,000 करोड़ तक का जुर्माना का प्रावधान भी किया गया है। यह इस बीच के डेवलपमेंट है। परीक्षा जब रद्द कराई गई थी पेपर लीक मामले के बाद से, और अब तक अब दोबारा परीक्षा का ऐलान कर दिया गया है तारीखों का, तो निश्चित रूप से बिल्कुल परीक्षा को सुष्ठुपूर्ण कराने के लिए, पारदर्शी कराने के लिए तमाम सारे व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और ये परीक्षाएं 2 पाली में संपन्न होंगी। 5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में एक पाली में शामिल होंगे। तो जी बिल्कुल, नजर शासन की तरफ से व्यापक निर्देश दिए गए हैं। जी विकास, न सिर्फ क्योंकि एक सख्ती जो है वो तो देखने को मिलेगी, इसके साथ साथ जो परीक्षार्थी हैं, क्या उनके लिए किसी तरह के और कुछ दिशा निर्देश जो कि जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहली बात है कि अब परीक्षार्थियों के लिए जो परीक्षा केंद्रों को चयन किया गया है, चयन किया जाएगा, उसको बिल्कुल पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। इसके साथ साथ वहां पर जो परीक्षार्थी आएंगे उनके पहचान के लिए एक प्रक्रिया कराई गई है कि वो वही परीक्षार्थी बैठे। इस तरीके का ना हो कि छद्म रूप से कोई प्रत्याशी उनके नाम के बदले में हो जाए। इसके साथ साथ जो एजेंसियां हैं उनको भी जो है इस मामले में निर्देश दिया गया है तमाम सारे। और साथ साथ जो उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लागू कराया गया है, इसमें नकल करना, नकल कराना, इन सब चीजों पर तमाम सारे प्रावधान किए गए हैं, जिनमें सजा सख्त कर दी गई है, जिसमें 1 करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा मिल सकती है इसके बाद, इस अध्यादेश जारी होने के बाद। तो जो लोग जो पेपर लीक गए हैं, इस तरीके के लोग हैं, उन पर भी कार्रवाई लगातार इसकी लग कर ही रही है। हमने देखा पिछले कई महीनों में जिस तरीके से एसटीएफ ने कार्रवाई की। इसके बाद अब इन परीक्षाओं को जो व्यापक तौर पर कराया जा रहा है, 60,244 पद है, इतनी बड़ी परीक्षा होने वाली है, एक बार फिर से लिखित परीक्षा होने वाली है। तो 2 पालियों में परीक्षा कराई जा रही है, 23, 24 और 25 अगस्त, और बीच में जन्माष्टमी की वजह से 30 और 31 अगस्त, इन तारीखों पर ये परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। और एक पाली में 5 लाख अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। तो एक व्यापक व्यवस्था रहे वहां पर, परीक्षार्थियों को कोई असुविधा ना हो, उनके लिए रोडवेज सेवा फ्री कर दी गई है। क्योंकि पिछली बार देखा गया था जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो उनके लिए, परीक्षार्थियों के लिए ये रोडवेज सेवा भी फ्री रहेगी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। बिल्कुल विकास, और इससे पहले भी हमने देखा था जो परीक्षार्थी हैं उनकी तमाम जो बातें थी, मांग थी, उनको भी पूरा किया गया था। और अब जैसा आप बता रहे हैं कि उनको जो परिवहन की एक सुविधा जो है वो भी यहाँ पे दी जाएगी, निःशुल्क उनके लिए वो रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो उम्मीदें थी जो परीक्षार्थियों की, वो भी इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द तारीखों का ऐलान हो और उसके बाद जो इसका परिणाम है वो आए। तो उस दिशा में अगर देखा जाए, उस लिहाज से काफी बेहतर खबर उन तमाम परीक्षार्थियों के लिए। तो परीक्षार्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस दिन इस परीक्षा को जो पेपर लीक मामले के बाद निरस्त करने का ऐलान किया था, उन्होंने उसी दिन इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि 6 माह के अंदर ये परीक्षाएं दोबारा कराई जाएंगी।
परीक्षा की शुचिता को कोई प्रश्न चिन्ह न लगे, इस तरीके से व्यवस्थाएं की जाएंगी। उसके मद्देनजर तमाम सारी व्यवस्थाएं, तमाम सारे नियम कायदे जारी किए गए। इस संदर्भ में दिशा निर्देश सभी परीक्षा संबंधी जो विभाग है उनको किए गए हैं। और इस बार जो परीक्षाएं की जा रही हैं वो व्यापक व्यवस्थाओं करने के बाद की जा रही है कि फिर से इस प्रकार की कोई प्रश्न चिन्ह न उठे, परीक्षा की शुचिता पर कोई प्रश्न चिन्ह न हो, इसके मद्देनजर व्यापक व्यवस्थाएं की गई है इस बार। जी बिल्कुल। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो करीब 60,244 जो पुलिस सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा होगी वो 2 शिफ्ट में होगी और खासतौर से अगस्त का जो आखिरी सप्ताह है उसमें ये परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए पूरी तरीके से जो तैयारी हैं वो की गई है और जो सख्ती है जाहिर तौर पर वो भी बरती जाएगी और पारदर्शिता इस परीक्षा में देखने को मिलेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। साबरकांठा सहित पूरे गुजरात में चांदीपुर वायरस के केस सामने आए हैं। ऐसे में भारतीय विषाणु विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर विजय पी बांद्रे ने साबरकांठा के हिम्मतनगर सिविल अस्पताल का दौरा किया। वहां उन्होंने चांदीपुर मामले में 427 इंसानों और 10 पशुओं के सैंपल हिम्मतनगर के मेडिकल कॉलेज में जमा कराए और वायरस के मामले में आधारभूत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चांदीपुर वायरस की पहचान 1956 में हुई थी, लेकिन ये वायरस पहले से ही अस्तित्व में था। इसके फैलने का कारण मक्खी और मच्छर हैं। अगर मक्खी और मच्छर को रोका जाए तो चांदीपुर वायरस को भी रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान इस वायरस में वृद्धि होती है, इसलिए लोगों में जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने सिविल अस्पताल के बाल रोग विभाग के डॉक्टर्स, नर्स और अन्य स्टाफ को आवश्यक निर्देश भी दिए और किसी भी व्यक्ति को अत्यधिक बुखार, सिर दर्द या अन्य लक्षण दिखाई देने पर तुरंत इलाज कराने का अनुरोध भी किया। जैसे ही आपको कुछ ऐसा बुखार या 2-3 दिन तक बहुत ज़्यादा दिखता है तो बच्चे के पेरेंट्स किसी भी जो आसपास के सुविधाएं है, चाहे पब्लिक हेल्थ सेंटर्स है या डॉक्टर्स है, उनकी मदद लेके उनको एक बड़े हॉस्पिटल में जहाँ पे पूरी सुविधाएं मिलती है कि अगर बच्चा किसी भी हालत में हो तो उसका बचाव किया जा सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है सर। एक तो प्रिवेंशन, आपके आसपास के सराउंडिंग में आप साफ सफाई रखिए, सनफ्लाई का उसको ना पनपने दें। और दूसरा होता है तो ऐसी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर को सलाह लें, डॉक्टर को कंसल्ट करें। और हमारे डॉक्टर के पास सभी फैसिलिटी यहाँ पे है कि उसको कोशिश कर सकते हैं, तो इसी तरह से सर इसका रोकथाम भी कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई राष्ट्रव्यापी पहल के तहत लद्दाख में 58 पंचायतों ने टीबी मुक्त पंचायत का दर्जा हासिल कर लिया है। केंद्रीय टीबी प्रभाग और पंचायती राज मंत्रालय ने कठोर सत्यापन प्रक्रियाओं के बाद इसकी घोषणा की, जिसका उद्देश्य तपेदिक से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाना है। 24 मार्च 2023 को वाराणसी में विश्व टीबी दिवस पर शुरू की गई टीबी मुक्त पंचायत पहल का उद्देश्य तपेदिक से उत्पन्न चुनौतियों को बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसके उन्मूलन में स्थानीय शासी निकायों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना है। इस पहल का उद्देश्य पंचायतों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और टीबी मुक्त समुदाय बनाने में उनके योगदान को पहचानना भी है। लद्दाख में 58 पंचायतों की ये उपलब्धि सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति इस क्षेत्र की अटूट प्रतिबद्धता और इसके स्थानीय नेताओं और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों को दर्शाती है। ये मील का पत्थर एक बड़ी राष्ट्रीय सफलता का हिस्सा है, जिसमें पूरे भारत में 17,490 ग्राम पंचायतें वर्ष 2023 के लिए टीबी मुक्त पंचायत का दर्जा पाने के योग्य हैं। टीबी मुक्त पंचायत पहल टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो बाधाओं को तोड़ रही हैं और अन्य क्षेत्रों के अनुकरण के लिए एक मानक स्थापित कर रही हैं। ये सम्मान न केवल लद्दाख की पंचायतों और स्वास्थ्य विभाग के समर्पण का प्रमाण है, बल्कि देश भर में टीबी उन्मूलन के निरंतर प्रयासों के लिए एक प्रेरणा भी है। और आपको बता दें इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। जो यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर की अगर बात की जाए, राजधानी दिल्ली से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल जो बड़ी खबर है केजरीवाल से जुड़ी हुई, जहां पर न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली की राजधानी कोर्ट ने हिरासत को बढ़ा दिया है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में अरविंद केजरीवाल की हिरासत को बढ़ाया गया है। सीबीआई की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक अब फिलहाल बढ़ा दी गई है। आज सुनवाई थी, जिसके बाद जो हिरासत है वो बढ़ा दी गई है। जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को। और हमारे संवाददाता विकास सारथी फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, एक बड़ा झटका केजरीवाल को फिर से लगा है यहाँ पर 8 अगस्त तक जो बढ़ा दी गई है उनकी हिरासत।
मुकुल, ये जो उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ी है, इसको आप प्रक्रिया का हिस्सा कह सकते हैं, क्योंकि जब तक किसी आरोपी को जमानत नहीं मिल जाती उसको न्यायिक हिरासत में रहना होता है और इसी तरह 14-14 दिन न्यायिक हिरासत आरोपी की बढ़ती रहती है। तो उनकी जो पिछले ऑर्डर के मुताबिक कस्टडी आज एंड हो रही थी और इसीलिए उनको आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से एक बार फिर, क्योंकि निचली अदालत में उनकी कोई जमानत याचिका लंबित नहीं है, इसीलिए बिना किसी कोई सुनवाई के कोर्ट ने उनका 14 दिन की कस्टडी एक्सटेंड फिर कर दी है। उनकी जो असली जो उनका पूरा मामला इस समय चल रहा है मुकुल, वो हाई कोर्ट में है, दिल्ली हाई कोर्ट में, जहां पर उन्होंने सीबीआई हिरासत को, सीबीआई की गिरफ्तारी को और हिरासत और सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत में भेजे जाने दोनों आदेशों को चुनौती दी है। तो उस पर हाई कोर्ट में जो सुनवाई होगी उससे उनके भविष्य में बाहर आ पाने या ना आ पाने का जो मसला है वो तय होगा। आप याद करें कि उसमें कोर्ट ने 2 मसलों पर हाई कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व किया है। पहला उनकी इंटरिम बेल पर और दूसरा कि सीबीआई ने जो उनको गिरफ्तार किया है वो कितनी कानूनी है या वैधानिक है या नहीं। तो इन दोनों विषयों पर हाई कोर्ट से जो फैसला आएगा वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो न्यायिक हिरासत आज एक्सटेंड हुई है, इसको तो आप जो पूरा प्रोसीजर होता है उसका हिस्सा कह सकते हैं। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ जो फैसला है वो शायद 29 जुलाई को विकास आएगा सामने। बिल्कुल, इसमें कोर्ट ने 2 बातें की थी। पहला तो ये कहा था कि हम इस पर जो विस्तार से सुनवाई करेंगे, जो उन्होंने गिरफ्तारी को अपनी चुनौती दी है और ये कहा था कि उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से गलत है। 2 बातें वो ले गए थे। पहला एक जमानत ले गए थे सीबीआई मामले में कि उनको जमानत दे दी जाए, और दूसरा कि गिरफ्तारी उनकी पूरी अवैध है। तो कोर्ट ने कहा कि हम उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले मसले पर फैसला सुरक्षित रख रहे हैं। इस बीच में अंतरिम जमानत पर भी उसी दिन कोर्ट कोई ना कोई निर्णय दे देगा, लेकिन जो उनकी नियमित जमानत है उस पर जुलाई के अंत में कोर्ट ने तय किया है सुनवाई होगी। तो उनकी जो सारी उम्मीदें हैं वो तो हाई कोर्ट के उस आदेश पर टिकी हैं जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है और एक अंतरिम जमानत भी मांगी। चलिए बिल्कुल, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो केजरीवाल की न्यायिक हिरासत जो है उसको 8 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया है, 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि उन्हें इंतजार है कि हाई कोर्ट पे 29 तारीख में जो सुनवाई होनी है उसमें कुछ उन्हें राहत मिलती है या नहीं, फिलहाल ये देखना होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।